हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय छात्रों का अपने YouTube चैनल यंस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग का टॉपिक है गति के नियम। ठीक है, तो गति को नियम पढ़ने से पहले हम लोग उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको पढ़ेंगे, जैसे समय क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे न्यूटन के गति के नियम की। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि संवेग होता क्या है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग जान गए हैं कि आज का टॉपिक हम लोग का क्या है। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियम को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे संवेग क्या होता है। तो संवेग, तो चलिए आइए देखते हैं संवेग। ठीक है, संवेग संवेग को मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम, संवेग, मोमेंटम। तो संवेग या मोमेंटम होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा संवेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। मतलब कि किसी भी वस्तु में, ठीक है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। तो आइए देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि संवेग की अवधारणा सबसे पहले न्यूटन ने दिया था। सबसे पहले किसने दिया था? न्यूटन ने। इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि वस्तु का जो संवेग होता है, वस्तु में निहित गति की मात्रा है। ठीक है, संवेग क्या होता है कि वस्तु का संवेग वस्तु में निहित गति की मात्रा होता है। ठीक है, तो ये संवेग से रिलेटेड है। सीधा सा इसका डिफिनेशन ये होगा कि द्रव्यमान तथा वेग की गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। ठीक है, और इस संवेग की सबसे पहले अवधारणा न्यूटन ने दिया था। और उसके बाद से किसी वस्तु के, ठीक है, वस्तु के संवेग वस्तु में निहित गति की मात्रा को बताता है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि संवेग की परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु के, ठीक है, क्या होगा? किसी वस्तु के, देखते हैं, किसी वस्तु के, ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि संवेग का परिभाषा क्या है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। और इसकी अवधारणा, संवेग की अवधारणा न्यूटन ने दिया था। और किसी वस्तु की निहित गति की मात्रा को बताता है। तो आइए इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सूत्र होगा, संवेग का सूत्र, तो क्या होगा? संवेग इक्वल टू होगा द्रव्यमान गुणे वेग। देखिए इसको से हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को m से, और इसको हम वेलोसिटी को v से। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होगा? kg मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक क्या होगा? जो संवेग है इसका मात्रक, संवेग का मात्रक, इसका मात्रक होगा kg मीटर प्रति सेकेंड। इसका मात्रा क्या होगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये राशि कैसी होगी? राशि, ठीक है, राशि। ठीक है, तो राशि कैसा होगा? देखिए 100 से संवेग, 100 से सदिश, 100 से संवेग, 100 से सदिश। ठीक है, तो सदिश। ठीक है, तो ये राशि इसकी कैसी होगी? सदिश। क्यों होगा? क्योंकि परिमाण, ठीक है, परिमाण
ठीक, अब प्लस दिशा, ठीक है, दोनों होता है इसमें, इसलिए क्या होगा, सदिश राशि होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट जान गए। ठीक है, इसके बाद से अब आगे आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। ठीक है, अगला पॉइंट है हम लोग का बल। ठीक है, तो सबसे पहले बल को जानेंगे कि बल क्या होता है। बल, ठीक है, बल मतलब फोर्स। फोर्स क्या होता है, ठीक है, फोर्स को समझ लेते हैं। तो देखेंगे फोर्स को किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव क्या कहलाता है, बल कहलाता है। किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव को ही हम लोग क्या कहेंगे, बल कहेंगे। बल किसे कहेंगे, किसी वस्तु पर दबाव या खिंचाव ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। पुश और पुल भी कह सकते हैं, ठीक है, बल को। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि बल किसे कहते हैं, किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव को बल कहते हैं। किसी वस्तु पर या किसी पिंड का दबाव या खिंचाव ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और मतलब इसको समझते हैं और अच्छे तरीके से, तो देखते हैं क्या होता है बल का। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास या चेष्टा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल की परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। बल की परिभाषा क्या होगा कि किसी पिंड, ठीक है, किसी पिंड पर, ठीक है, किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव बल कहलाता, ठीक है, किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आया। तो बल वह बाह्य कारक है जिसकी अवस्था में क्या होता है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये भी इसकी एक परिभाषा है। अब यहाँ पे हम लोग बल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते कि बल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, तो हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है, हमारे दैनिक क्रियाओं में बल का क्या प्रयोग होता है, तो इसको समझ लेते हैं कि हमारे दैनिक क्रियाओं में बल का प्रयोग, ठीक है, हमारे दैनिक क्रियाओं में बल का प्रयोग। तो हमारे दैनिक क्रियाओं में बल का क्या प्रयोग होता है, तो सबसे पहले हम लोग दैनिक क्रियाओं में बल का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, जैसे दबाना, किसी वस्तु को हम लोग दबाते हैं, ठीक है, उठाना, किसी वस्तु को उठाते हैं, किसी चीज को तानना, फैलाना, ठीक है, और किसी चीज को ऐंठना, ठीक है, तो ये सारे क्या है, बल के द्वारा होने वाले क्रियाएं हैं। ठीक है, तो बल किसे आप कह रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन में डेली कैसे प्रयोग में लाया जाता है, तो हम जब किसी वस्तु को क्या करते हैं, दबाते हैं, ठीक, या उठाते हैं या ऐंठते हैं, ठीक है, या उसको क्या करते हैं, तानते हैं, खींचते हैं, तो वो सब क्या कहलाता है, हमारे दैनिक जीवन में बल की क्रिया ये होता है। तो क्या होगा हमारा दैनिक जीवन में प्रयोग इसका, जैसे दबाना, ठीक है, दबाना, ठीक है, अब उठाना, ठीक है, तानना, ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, ऐंठना, ठीक है, ऐंठना, ठीक है, मतलब इसको हम दबाना को क्या कहेंगे, पुशिंग, ठीक है, दबाना को पुशिंग, ये उठाना का लिफ्टिंग, ठीक है, तानाना का स्ट्रेचिंग, ठीक है, ऐंठना का ट्विस्टिंग,
ठीक है, ये सारी चीजें हमारे दैनिक क्रिया में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कि बल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बल के महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, बल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य है, तो सबसे पहले बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा? न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक होगा डाइन। बल का एसआई मात्रक होगा न्यूटन। ठीक है, अब 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो कितना होता है? 3.5 × 10⁻22 न्यूटन का लगता है। ठीक है, तो राशि ये कैसी होती है? बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। जैसा संवेग है सदिश राशि, उसी तरह बल भी संवेग राशि है। जैसे सदिश राशि कौन है? संवेग सदिश राशि है, तो बल भी सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इसके रिलेटेड, जैसे बल का, यहाँ पे बल का जो मात्रक है उसको समझ लेते हैं। बल का, ठीक है, बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं बल का, ठीक है, बल का सीजीएस मात्रक, ठीक है, मात्रक। ठीक है, राशि कैसी होगी? राशि, बल कैसी राशि है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से 1 न्यूटन में कितना होगा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो आइए चलिए इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन। ठीक है, डाइन। ठीक है, डाइन। ठीक है, राशि कैसी होगी? सदिश। कैसी राशि होगी? सदिश। ठीक है, और 1 न्यूटन में कितना होगा? 10⁵ डाइन। क्या होगा? डाइन, 10⁵ डाइन। ठीक है, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? 3.5 × 10⁻22 न्यूटन। ठीक है, 10 मतलब पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? तो 3.5 × 10⁻22 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे जो रिलेटेड बल का जो प्रभाव होता है उसको हम लोग देखेंगे, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, बल किसी पिंड को क्या कर सकता है? किसी पिंड को चला सकता है। बल के द्वारा हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? गतिशील कर सकते हैं, उसको गति की अवस्था में कर सकते हैं। बल लगाकर किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम लोग कर सकते हैं। ये पहली बात हो गई। इसका प्रभाव आप समझिए कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान जब करेंगे तो उसमें बल का प्रयोग होगा। ठीक है, बिना बल प्रयोग किए एक जगह से दूसरे जगह हम किसी वस्तु को नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि किसी गतिशील पिंड को रोक सकता है। बल क्या करेगा? बल किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है। बल किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या होगा कि बल किसी गतिशील पिंड, ठीक है, गतिशील पिंड की चाल में परिवर्तन ला सकता है। बल किसी गतिशील पिंड की चाल में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या होगी कि बल किसी गतिशील पिंड की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। क्या कर सकता है? दिशा में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, और लास्ट जो बात है, बल किसी पिंड की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। तो ये पांचों बातों हम लोग 5 बातों को नोट कर लेते हैं कि क्या है हम लोग के पास। तो सबसे पहले कि बल का प्रभाव क्या है? बल का प्रभाव, बल का प्रभाव। ठीक है, बल का प्रभाव। ठीक है, बल का प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि बल किसी स्थिर पिंड को चला सकता है। ठीक, बल किसी स्थिर पिंड को चला सकता है। तो सबसे पहला क्या होगा? बल किसी, ठीक है, बल किसी स्थिर पिंड को चला
सकता है, बल किसी स्थिर पिंड को चला सकता है। दूसरी बात क्या होगा कि बल किसी गतिशील पिंड, ठीक है, किसी गतिशील पिंड को रोक सकता है। बल किसी, ठीक है, बल किसी गतिशील पिंड को रोक सकता है, ठीक है। बल किसी गतिशील पिंड को रोक सकता है, बल किसी स्थिर पिंड को चला सकता है, ये दोनों चीजें हो गई। अब तीसरी बात क्या है कि बल किसी पिंड की गतिशील पिंड की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है और उसकी चाल में परिवर्तन कर सकता है। इस बात को समझिए, ठीक है। ये तीसरी बात क्या है, बल किसी गतिशील, ठीक है, पिंड की चाल में परिवर्तन ला सकता है, ठीक है, ला सकता है। चौथी बात क्या होगी कि बल, ठीक है, बल किसी गतिशील पिंड की दिशा परिवर्तित कर सकता है, ठीक है, ठीक है। चौथी बात हो गई। ये पांचवी बात क्या होगी कि बल किसी पिंड की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, बल किसी पिंड की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। ये सारी बातें आप समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व, ठीक है। तो जड़त्व में क्या पढ़ेंगे, तो जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व को हम लोग समझ लेंगे कि क्या होता है कि किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था, इसको देखिए समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम लोग न्यूटन का जो गति नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम, उसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब किसी वस्तु की विरामावस्था, ठीक है, या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि इसमें दो बातें आपको ध्यान देना है कि जब किसी वस्तु की विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को बनाए रखता है तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व, ठीक है, जड़त्व मतलब इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया, ठीक है, जड़त्व मतलब इनर्शिया को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, इनर्शिया, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, किसी वस्तु की विरामावस्था या समान गति की अवस्था, देखिए समझिएगा, किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था को, ठीक है, गति की अवस्था को बनाए रखना जड़त्व, उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया, किसी वस्तु की विरामावस्था
या एक समान गति की अवस्था को उस वस्तु द्वारा बनाए रखना क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। समझ में आ गया? इनर्शिया क्या होता है कि किसी वस्तु की विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखना उस वस्तु का क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। ये समझ में आ गया होगा। तो जो जड़त्व होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का, ठीक है। जड़त्व, जड़त्व, ठीक है। जड़त्व कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का, ठीक है। तो जड़त्व दो प्रकार का होगा तो उसको समझ लेते हैं क्या होता है। एक होता है विराम का जड़त्व। कौन होता है? विराम का जड़त्व, जड़त्व, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? गति का जड़त्व, ठीक है। गति का जड़त्व, जड़त्व, ठीक है। गति का जड़त्व। तो जो विराम का जड़त्व होता है वह किसी वस्तु की स्थिर अवस्था, जब कोई वस्तु क्या हो? स्थिर अवस्था में हो तो वह विराम का जड़त्व कहलाता है, ठीक है। और गति का जड़त्व क्या कहलाता है? जब कोई वस्तु क्या हो? गति में हो, गति में हो तो वो क्या कहलाएगा? गति का जड़त्व कहलाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि जब कोई क्या होगा? जब कोई वस्तु क्या होगा? स्थिर होगा, ठीक है। स्थिर, ठीक है। स्थिर अवस्था में होगा तो विराम का जड़त्व कहलाएगा। और गति का जड़त्व क्या कहलाएगा? जब कोई वस्तु गति की अवस्था को बताता है तो क्या कहलाएगा? गति का जड़त्व कहलाएगा। गति की अवस्था, गति की अवस्था, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि जड़त्व दो प्रकार के हैं। एक विराम का जड़त्व होता है, एक गति का जड़त्व होता है। गति का जड़त्व जो होता है वो गति की अवस्था को बताता है। जो विराम का जड़त्व तो स्थिर अवस्था को बताता है, उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इसी क्रम में। अब आपको ये समझ में आएगा कि जो न्यूटन के गति नियम जो तीनों दिए गए थे वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता हो गया कि संवेग किसे कहते हैं, ठीक है। बल किसे कहते हैं, बल की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद से जड़त्व को समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति नियम या न्यूटन के गति विषयक नियम, ठीक है। तो न्यूटन का गति नियम, ठीक है। न्यूटन का, ठीक है, न्यूटन का गति नियम, गति नियम, न्यूटन का गति नियम, ठीक है। तो देखिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं न्यूटन, न्यूटन लॉ ऑफ, ठीक है, मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको समझते हैं। तो देखिए न्यूटन का गति नियम जो होता है, सबसे पहले भौतिकी के पिता न्यूटन, ठीक है, भौतिकी के पिता न्यूटन ने 1687 में एक बुक लिखे, ठीक है। उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन सबसे पहले वहां पे किया था। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये जान लेते हैं कि न्यूटन जो थे उन्होंने एक किताब लिखी, ठीक, किताब। तो उस किताब का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था? प्रिंसिपिया, ठीक है, प्रिंसिपिया, ठीक है, ठीक। वह किताब कब लिखा? वर्ष 1687 ईस्वी में वो किताब पब्लिश होती है, ठीक है। उसमें गति, ठीक है, गति के नियम, ठीक है, गति के नियम को प्रतिपादित किया, ठीक है। उस किताब में प्रिंसिपिया जो किताब थी उसमें गति के नियम को न्यूटन ने प्रतिपादित किया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा न्यूटन का गति नियम क्या है कि भौतिकी के पिता न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी बुक प्रिंसिपिया में क्या किया कि गति विषयक नियमों को प्रतिपादित किया, ठीक है। अब आते हैं न्यूटन का जो प्रथम नियम है, ठीक है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको समझते हैं क्या है। न्यूटन, ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है।
हाँ, तो देखेंगे सबसे पहले कि जो गति के प्रथम नियम है उसको सबसे पहले मतलब उसके बारे में जो फैक्ट है उसको जान लेते हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम जो था, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग के पास क्या है कि जो न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का प्रथम गति नियम है, ठीक है। कौन सा नियम है? न्यूटन का प्रथम गति नियम है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे सही कर लीजिएगा, प्रथम न्यूटन का प्रथम गति नियम, ठीक है, नियम, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का प्रथम गति नियम, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग के पास क्या है कि इसको न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो का नियम भी, न्यूटन के गति विषयक जो नियम है उसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सबसे पहली बात कि जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, ठीक है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, तो उसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, गैलीलियो का नियम, जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद से इसमें आता है दूसरा पॉइंट कि ये गति या विराम का विरोध करता है। ये क्या करता है? गति या विराम का विरोध करता है, ठीक है। गति या विराम का विरोध भी करता है। अब न्यूटन के ये नियम जो हो गए, इसके बारे में अभी और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको समझ लेते हैं कि न्यूटन का जो इसको फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गति या विराम का विरोध भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम इसको समझते हैं कि इसमें और क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना पॉइंट समझ गए। अब इसके आगे अब देखते हैं इसके नियम को, ठीक है। अब इसके नियम को हम लोग देखते हैं। इसमें थोड़ा एक पॉइंट छूट गया था, इसको लिख लेते हैं। इस प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा कि इसमें क्या होता है कि देखिए न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं, गति या विराम का विरोध भी ये करता है ये नियम, ठीक है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा भी प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसके बाद से इस न्यूटन के प्रथम नियम ये क्या कहता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु क्या है विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगा, ठीक। अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगा, ठीक। या वो कोई वस्तु क्या हो कि जब गति में हो तो वो गति में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई वस्तु क्या होगा कि विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगा, अगर कोई गति में है तो वह गति में ही रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल न आरोपित किया जाए या न लगाया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। अब इससे जो रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कि जब घुड़सवार क्या करता है, घुड़सवारी करता है, तो उसमें क्या होता है कि जब घोड़ा आगे गति में रहता है तो घोड़ा जैसे ही अचानक रुकता है तो क्या होगा, घुड़सवार क्या होता है आगे की तरफ झुक जाता है, ठीक। दूसरा एग्जांपल इसी से क्या है कि जब घोड़ा
दौड़ना प्रारंभ करता है, जब घोड़ा दौड़ना प्रारंभ करता है तो घुड़सवार जो होता है पीछे की तरफ झुक जाता है, पीछे की तरफ झुक जाता है। दूसरा एग्जांपल इसका क्या है कि चलती ट्रेन से अगर कोई व्यक्ति क्या होता है, कूदता है तो वह आगे की तरफ गिरता है। क्या होता है? आगे की तरफ गिरता है। ये उसके बाद से अगला जो एग्जांपल है उसको समझिए कि जब गाड़ी पे, ठीक है, गाड़ी के पहियों पर लगे जो धूल होते हैं अनुदिश दिशा में क्या होते हैं? उड़ते हैं, ठीक है, मतलब उसके विपरीत दिशा में उड़ते हैं, ठीक है, उस गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में उड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगला एग्जांपल जो है, किसी कंबल को अगर हम डंडे से पीटते हैं तो उससे जो धूल कण बाहर निकलते हैं वो भी क्या है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम है, ठीक है। जब किसी कारपेट को हम छड़ से पीटते हैं तो उसके कण क्या होते हैं? जो अलग हो जाते हैं, वो भी क्या है? न्यूटन के प्रथम नियम को बताता है। या गाड़ी का चलना या रुकना भी क्या कहलाता है? न्यूटन के प्रथम नियम। तो आइए इसके एग्जांपल को समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास इसका एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, कंबल को डंडे से पीटना, ठीक है, इन न्यूटन का प्रथम नियम। कारपेट को छड़ से पीटते हैं तो धूल कण क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, ठीक है। गतिमान ट्रेन से कूदने, ठीक है, कूदने वाला व्यक्ति आगे की ओर गिर पड़ता है। ये सब क्या है? न्यूटन के प्रथम नियम को बताते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।